कहा गया है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। तो क्या उसके लिए हमें और आगे क्या करना होगा? दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि भारत भले ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी या पांचवी बड़ी इकॉनमी हो गई है, हमारी पर कैपिटा इनकम अगर हम बात करें तो वो आज भी दुनिया की बड़ी इकॉनमी से कई गुना पीछे हम हैं। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। इन सभी बातों पे हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े गए, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज़ादी के 75 साल और इन 75 सालों में भारत उस ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है, जिसके वो कभी अधीन हुआ करता था। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही इस लिस्ट में भारत से आगे है। और इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक रिसर्च पेपर में ये भी दावा किया है कि भारत को अगले 7 साल यानी 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी का टैग मिलने की संभावना है और भारत जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। Economies which are comparable with India like the other emerging markets, and I'm not deriding anybody, but the reality is at a time when multilateral institutions, whether they are World Bank, IMF or any others, who are looking at global economy, are clearly saying that many of these countries are on the verge of recession if they are already not in it. And there are economies which are at a high risk of recession. Some of them 85%, some of them 15-16%. And the report also very clearly says that India is not on the verge of a recession at all. भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पहली तिमाही में विकास दर 13.5% रही है और इस दर से भारत के इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था रहने की संभावना है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर भारत की जीडीपी का हिस्सा फिलहाल 3.5% है, जो कि साल 2014 में 2.6% था। 2027 तक ये 4% भी हो सकता है। फिलहाल वैश्विक जीडीपी में जर्मनी की हिस्सेदारी 4% है। साल 2014 के बाद से भारत की ओर से अपनाए गए रास्ते से पता चलता है कि देश ने इकोनॉमी के मोर्चे पर काफी प्रगति की है। इसके चलते संभावना है कि साल 2029 में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग मिल जाएगा। 2014 में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था। इसके बाद से 8 साल में देश 5 पायदान ऊपर चढ़ा है। साथ ही देश की जीडीपी में 50% का योगदान देने वाला सर्विस सेक्टर तेजी से सुधार के रास्ते पर है। अगस्त के महीने में सर्विस सेक्टर के लिए पीएमआई इंडेक्स 57.2 रहा। जुलाई के महीने में यह 55 रहा था, जो 4 महीने का न्यूनतम स्तर था। आईएमएफ के मुताबिक भारत अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से बहुत पीछे नहीं है। आईएमएफ का कहना है कि लगभग $854 अरब का अंतर है। साथ ही रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय में चीन में निवेश कम होने के आसार हैं, जिसका फायदा भारत को होगा। ग्लोबल टेक कंपनी एप्पल ने अपने आईफोन 14 मॉडल की वैश्विक बिक्री के लिए कुछ हिस्से का निर्माण भारत में हस्तांतरित करने का जो फैसला किया है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी बात है। तो साफ है, भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बनने की राह पर चल चुका है। ईटी नाउ स्वदेश। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार एक्स नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं। हमारे साथ सच्चिदानंद शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा के। और हमारे साथ डॉक्टर सौम्या कांति घोष भी जुड़ गए हैं, जो कि ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सर, आप तीनों का ईटी नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव कुमार सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप जब नीति आयोग के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, तब सरकार ने काफ़ी डिसीजंस लिए थे और ये माना जा रहा है कि पिछले एसबीआई के रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि पिछले 8 सालों के फैसलों के चलते, पॉलिसी डिसीजंस के चलते भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है और 28 या 30 तक 2028-30 तक ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। आप क्या मानते हैं कि वो कौन सारे डिसीजंस थे जो देश की इकॉनमी को तेजी से बढ़ने में सहायक बने?
जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाव पे मुझे ये अवसर देने का, राजेश। और हिंदुस्तान में ये आपको, हम लोगों को सबको मालूम है कि 1990-91 से उसकी अर्थव्यवस्था में एक नई गति आई थी। ये मेरा सौभाग्य था कि उन दिनों में मैं वित्त मंत्रालय में था, आर्थिक सलाहकार था 91 से 96 तक। और मैंने वो होते हुए देखा था, वो सारे रिफॉर्म्स मैंने शिरकत की थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो है वो इस तरह की एक तेजी, एक ऊर्जा, नई ऊर्जा आई। उसके पहले आपको याद होगा कि हम लोग कहते थे, गलत लफ्ज़ गलत था, मगर उसका अभिप्राय ये था कि बहुत ही धीमी गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, जो कि इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हम कहते थे। तो पहले करीब हमको 60 साल, करीब 59-60 लग गए पहली 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने 7 साल में जो है वो 2 ट्रिलियन बन गया, फिर अगले 7 साल में हम 3 ट्रिलियन बन गए। तो ये जो है वो एक कहते हैं ना, उधोगति मतलब वाली बात है कि इकॉनमी में मोमेंटम आ रहा है, डायनेमिज्म आ रहा है। और वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक तो अपना जो पुराना एक विचारधारा थी कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे हर तरह से, और हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके रखेंगे, और हमें बाहर की जो वैश्विक बाजार है उनसे हमें कोई लेना देना बहुत कम होगा। उन सबको बदला है। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो एक बहुत बड़े जिसे हम लोग इंस्पेक्टर राज कहते थे, उसको काफ़ी हद तक कम किया गया। और पिछले 8 साल में तो उसको और भी ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिला है। डॉक्टर घोष, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन गया है, और पर 2028 और 29 तक ये 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। और इसको आपने ये कहा है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि 2014 के बाद बड़े बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए हैं, पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों कि वो स्ट्रक्चरल बदलाव, आप कौन कौन से स्ट्रक्चरल बदलाव को आप इसके लिए अहम मानते हैं? देखिए, मैं आपको दर्शकों पहले स्वागत करता हूँ। पहले बात यह है कि 2014 में अगर इंडियन इकोनॉमी का आप साइज देखें, उसी टाइम इंडियन इकोनॉमी का साइज 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। उसके बाद 2021 का दिसंबर में, अभी जो रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि 2022 का जून में हुआ, लेकिन एक्चुअली 2021 का दिसंबर में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया। और हम ये लगता है कि इसी हाथ से अगर हम चलेंगे कि हम जापान और जर्मनी को 2027 में हम हो सकते हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए जापान को छोड़ के, और 29 में जर्मनी को छोड़ के हम 29 में हम जापान को छोड़ेंगे, 27 में जर्मनी को, तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये अभी जो फिलहाल हमारा जो ग्रोथ रेट चल रहा है। और आपका जो प्रश्न है कि किस मुद्दे के लिए ये सारे हुआ है, देखिए लास्ट 7-8 साल से काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ है इकोनॉमी में। सबसे बड़ा बात है कि इकोनॉमी अभी काफी ज्यादा फॉर्मलाइज्ड हो गया। पहले इनफॉर्मल ज्यादा था, अभी काफी ज्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी से ट्रांजिशन किया आपका फॉर्मल इकोनॉमी। ये तो पहला बात। उसके लिए गवर्नमेंट काफी हद तक काफी कदम उठाया है। उन्होंने जीएसटी लागू किया है, उन्होंने काफी सारे रूल्स को लेके आए हैं टैक्स कलेक्शंस के लिए, जीएसटी कलेक्शंस के लिए। अभी हमारा पास एक पोर्टल भी बना है उन्होंने, ई श्रम पोर्टल, जिसमें आप सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर रजिस्टर करते हैं। अभी तक फिलहाल जो नंबर्स है वो 28-29 करोड़ है। तो जीएसटी एक अच्छा बड़ा ये था। उसके बाद गवर्नमेंट में ये भी किया कि आपका जो ये जो आपका बाकी जो एक्ट्स है, रेरा एक्ट्स उन्होंने नोटिफाई किया। फिर उन्होंने 2016 में आईबीसी लेके आया है। तो ये सारे जो उन्होंने रूल्स किया था, इसके लिए क्या हुआ, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी था जो उसमें थोड़ा सा गिरा था है, और इकोनॉमी लार्जली फॉर्मलाइज्ड हो गया। इसका एक अच्छा एंड इसके लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमको मिला कि टैक्स कलेक्शंस काफी ब्रॉड बेस्ड होने लगा। आपको पता है कि हमारा जब पैंडेमिक हुआ था, जब सेकेंड पैंडेमिक हुआ था, जब सारे कंट्री हम लोग घर में बंद थे, उसी टाइम में भी जीएसटी कलेक्शन 1 लाख के ऊपर था। तो ये सारे, और टैक्स कलेक्शन अगर आप पर्सनल टैक्स कलेक्शंस देखे, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस देखे, सारे ये टैक्स कलेक्शंस, ग्रोथ नंबर्स, ये सारे ऊपर गया है।
बिकॉज कि हमने इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया। अनदर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हमने रिफॉर्म्स में किया वो है डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज का दिन अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस बोले, कार्ड ट्रांजैक्शंस बोले, गूगल पे ट्रांजैक्शंस बोले, तो वो अभी इतना हाई लेवल में हो गया। उसके लिए जो काफी जो ट्रांजैक्शन पहले इनफॉर्मल में होते थे अभी वो फॉर्मल में हो रहा है, और इसके लिए जो टैक्स कलेक्शन और कॉम्प्लायंस है उसमें काफी ज्यादा अच्छा तेजी आया है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अगर क्रिटिक की हम बात करें जो कि आपके विरोध में बोलते हैं, उनका ये कहना है कि भारत की इकोनॉमी पहले 60 सालों में भर के 1 ट्रिलियन की हुई, उसके बाद 7 सालों में ये 2 ट्रिलियन की होगी, अगले 7 सालों में ये 3 ट्रिलियन की हो गई। तो हर 6-7 साल में अगर हमारी इकोनॉमी 12 से 13% के आधार पर ग्रो करती है तो हर 6 से 7 साल में ये दुगनी होती जाएगी। तो इसमें पिछले 8 साल के पॉलिसी चेंजेस का असर तो है, लेकिन हम ये सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि पिछले 8 साल के पॉलिसी चेंजेस के चलते ही हमारी जो इकोनॉमी है ये 3 ट्रिलियन से ज़्यादा की हो गई है, या 5 ट्रिलियन, या दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसको मैंने ये आर्गुमेंट सुना है, लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। आज का दिन हमारा इकोनॉमी का साइज है अराउंड US 3.2 ट्रिलियन। अगर हम 8 ट्रिलियन को अगर हम हिसाब करना चाहते हैं, अगर आप देखें इंडिया का शायद पहले फर्स्ट ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ 50 साल की बात, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोले कि 50 साल में हमारा इकोनॉमी ट्रांजिशन नहीं किया है। लेकिन इकोनॉमी का अगर ट्रिलियन ग्रोथ आप देखेंगे, पहले इकोनॉमी का ट्रिलियन ग्रोथ होते थे शायद 7 साल में, फिर होते हैं 5 साल में, 3 साल, अभी हम सोच रहे हैं कि ये 3 साल में भी हो सकते हैं। तो ये जरूर दिखाते हैं कि इकोनॉमी में ट्रांजिशन हुआ। और मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो जीडीपी को जो इंक्रीमेंटली आप देखें कैसे इकोनॉमी बढ़ा है, पहले जितना गैप होते थे अभी उसमें गैप काफी गुना कम हो गया। जो आपको मैं एग्जांपल देखा है कि पहले ट्रिलियन ग्रो करने के लिए हमको शायद 50 साल लग गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सच्चिदानंद शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। क्या आप सबसे पहले थी कि क्या आप जो हैं वो सौम्यकांति घोष से वाकुफ रखते हैं? दूसरी तरफ हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कोविड के बाद भारत की जो इकोनॉमी है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। अगर हम चीन के मुकाबले बात करें तो हम चाइना से भी तेज गति से बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में, अगर हम 28 या 30 तक की बात करें, हमारी इकोनॉमी इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी और जो टारगेट हम रख रहे हैं 5 ट्रिलियन की 2026 में, या दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी 28-29 तक बनने की, वो अचीव हो पाएगी? देखिए, हमको इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, मैं सौम्यकांति जी से सहमत हूँ। हम ये आंकड़ा जो है, चाहे आप 5 ट्रिलियन बोले या 10 ट्रिलियन कहें या फिर नंबर 5 से नंबर 3 बनने की बात है, ये हम डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीजें गौरतलब है। सबसे जरूरी चीज कि हम ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं, इसमें एक अंडरलाइंग एरिथमेटिक है। जैसा कि आपने कहा कि अगर हम नॉमिनल टर्म्स में ग्रोथ देखें, जिसमें कि इन्फ्लेशन का जो रोल है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज, ये जो आंकड़े व्यक्त किए जा रहे हैं ये डॉलर टर्म्स में है। इसका मतलब रुपी और डॉलर का जो वैल्यू है उसका भी एक बड़ा हाथ है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि जैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अगर आज की तारीख में कुछ महीनों में, कुछ दिनों में यदि रुपी डॉलर का वैल्यू हो जाता है 50 रुपए, 80 रुपए से 50 रुपए, तो रुपी अप्रिसिएशन के कारण ही हम 5 ट्रिलियन अचीव कर लेंगे डॉलर टर्म्स में, राइट? तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अरिथमेटिक की बातें कर रहे हैं। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन, अगर हम नॉमिनल टर्म्स में 13%, 14% ग्रो करें तो ये एक रूल ऑफ 72 है, अरिथमेटिक फाइनेंस में यूज किया जाता है, जिसके तहत हम हर 7 साल में, लगभग 6 से 7 साल में हमारी इकोनॉमी डबल हो जाएगी। तो ये पहली बात रही इन्फ्लेशन की। दूसरी बात, रुपी डॉलर का जो वैल्यू है उससे भी काफी फर्क पड़ेगा, और वही 50 की जगह अगर 100 हो जाए तो हमें और ज्यादा समय लगेगा ये आंकड़ा अचीव करने में। राजीव कुमार जी, हम आपके पास फिर से आना चाहेंगे। आपने ये कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन गई है। आज हम चीन से भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी हो रही है कि बहुत सारी कंपनियां जो चीन की जगह अब भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये एक कितना बड़ा सहायक होगा भारत की इकॉनमी को आगे बढ़ने के लिए? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अब पूरे विश्व में सारे निवेशकों का
चाइना से जो है वो भरोसा उठ सा गया है, और वो अब एक तरह से जिसको कहते हैं हम लोग नेशनल रिस्क, मतलब वो उसका उनका बहुत ज़्यादा चाइना में होता दिख रहा है। तो इसलिए सब लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं कि हम चाइना की जगह और हम कहाँ पे निवेश कर सके। और क्योंकि हम हिंदुस्तान जो है, भारतवर्ष इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर इतनी अच्छी सरकार है जो कि जिसने कि सारे जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनके लिए सारे हमारे सेक्टर्स खोल दिए हैं, डिफेंस प्रोडक्शन तक उनके लिए खोल दिया है कि उसमें आके लोग निवेश कर सकें। तो इस विकल्प को, भारत के विकल्प को लोग अब और पैनी नज़र से देखेंगे। जैसा कि उदाहरण है कि एप्पल ने ही अब जो है वो हिंदुस्तान में इतने बड़ा प्लांट लगा लिया है, और उम्मीद है कि यहाँ से अभी तक तो वो $250 मिलियन की निर्यात कर रहे हैं, और आगे आने वाले सालों में और भी ज़्यादा तेज़ी से निर्यात करेंगे। तो जिसे कहते हैं कि चाइना +1 की जो अपॉर्चुनिटी है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये सिर्फ आर्थिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक राजनीतिक तौर पर भी, मतलब जियो इकोनॉमिक जिसे हम कहते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर भी अब इस समय कई सारे जो बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका रुझान चाइना से अलग होकर हिंदुस्तान की ओर बढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि चीन के साथ हम अपने आप को नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि हमें ग्लोबल भारत बनने की जरूरत है। लेकिन कोविड काल के बाद खासकर भारत ने, या सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की। तो आप आत्मनिर्भर भारत को और ग्लोबल भारत को कैसे एक दूसरे से जोड़कर देखना चाहते हैं, और इन दोनों को साथ साथ लेकर एक दोनों में कैसे एक समन्वय बना के हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं? राजेश, आत्मनिर्भरता की परिभाषा को ठीक से समझना चाहिए। आत्मनिर्भरता की परिभाषा कभी भी माननीय प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि वो सेल्फ सफिशिएंसी की परिभाषा है, जिसे कहा जाए कि मतलब बिल्कुल एक मतलब स्वयं में ही जुट के रहने की वो नहीं है। आत्मनिर्भरता की परिभाषा ये है कि हम इतनी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं कि वैश्विक बाजार में हमारे उसके शेयर बढ़ें। मैं इसके लिए कई बार कहता हूं कि 1850 में हमारे ब्रिटिश राज आने से पहले हमारे देश की, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो पूरे विश्व में करीब 8% थी, और हमारा शेयर पॉपुलेशन विश्व की अर्थव्यवस्था में करीब 17-18% था। हमें वही फिर से कायम करना है। आज हमारी पॉपुलेशन 16% है वैश्विक पॉपुलेशन की, और हमारा जो ग्लोबल जीडीपी में शेयर है वो 4% से कम है। तो हम आत्मनिर्भर जब होंगे जबकि हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा, शेयर जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था में कम से कम 15-16% पहुंचे। ये चीज़ चाइना ने हासिल कर ली है, और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अब 17-18% हो गई है विश्व की अर्थव्यवस्था की, जबकि उनकी पॉपुलेशन उतने ही है करीब। और आप जानते हैं कि यूएस की पॉपुलेशन तो हमसे जो है वो 1/5 है, और उसकी जो है वो अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में करीब 20% है। तो आत्मनिर्भरता, अगर उस परिभाषा के अंदर हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतवर्ष जो है वो बहुत तेजी से प्रगति करेगा, और जो हमारे जवान लोगों की जो बहुत बढ़ती हुई आकांक्षाएं हैं उनको भी हम लोग पूरा करने में समर्थ होंगे। सौम्यकांति घोष जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने अपनी रिपोर्ट में आईआईपी बास्केट की भी बात की है कि जो इंडिया का आईआईपी बास्केट है 2012 के बेस पे बना हुआ है, और उसमें बहुत सारी बदलाव की जरूरत है। उसे अपडेट किया जाए तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट शायद और तेज हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं आप उससे? हाँ, अच्छा, उसका पहले मैं आपके थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। मैं अभी जो फिलहाल बोला, मेरा एक्चुअली सामने वो डेटा है, मैं जो ढूंढ रहा था। अगर मैं हमारा नॉमिनल जीडीपी का हम ट्रांजिशन देखे, जब से हम इंडिपेंडेंस हुआ, पहले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ था हमने 57 ईयर्स में। 57 ईयर्स हमको लगा कि 1 ट्रिलियन बनने के लिए, फिर 7 साल लगा 2 ट्रिलियन बनने के लिए, फिर 3 ट्रिलियन बनने के लिए भी 7 साल लगा, फिर 4 ट्रिलियन बनने के लिए 3 साल लगेंगे, और अगले
उसके बाद 2 साल लगेंगे 5 ट्रिलियन के लिए। तो बेसिकली ये दिखाते हैं कि 8 ट्रिलियन के लिए जो हमारा ट्रांजिशन होगा उसका टाइम कम होता जाएगा। और इससे मैं पूरा सचिन का बात में सहमत हूँ। इसमें एक डॉलर रेट भी अहम भूमिका लगाएंगे। अगर आज का दिन सपोज डॉलर का रेट 50 रुपया हो जाते हैं, देन हम ऑलरेडी 5 ट्रिलियन में रीच हो चुके हैं। हमारा जो डेटाबेस है, ये 2 चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग बास्केट है जिसके हम आईआईपी बनाते हैं और जो बेसिकली वॉल्यूम देखा था जो कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ, उसमें मैं लगता है कि 2012 के बाद उसमें कुछ बास्केट में चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमी में काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज का दिन हमारा जो हैंडसेट एक्सपोर्ट्स है वो हम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ये आईआईपी बास्केट का अंदर नहीं आते हैं। उसका मतलब यही होता है कि जो आईआईपी जो प्रोडक्शन हम मेजर करते हैं वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को अंडरस्टेट करते हैं, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम 25% हमारा जो जीबीए है मैन्युफैक्चरिंग शेयर हो जाए 2020-25 तक, ये टारगेट है। हो सकते हैं कि हमने काफी ज्यादा ट्रांजिशन किया लेकिन हम उसको ठीक से मेजर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का जो जीबीए है, जो अभी जो आंकड़ा आया है जीडीपी का, उसमें ही हम एक सवाल उठाया है कि क्यों नहीं हम ये मैन्युफैक्चरिंग जो आईआईपी बास्केट है इसको हम चेंज करके नया कर सकते हैं जिसमें वो अच्छे से इकोनॉमी को डिपेंड करे। बिल्कुल आपने सही कहा। सच्चिदानंद शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है वो जॉब क्रिएशन का, कि हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को जॉब क्रिएशन से भी लिंक करना होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर हम आज ये कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई हैं, हम यूके से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पर कैपिटा की बात करें तो हम यूके हमसे 20 गुना ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम के बारे में। उसको बैलेंस करने के लिए, रीबैलेंस करने के लिए कितनी संभावना है और उसके लिए क्या हमारे पॉलिसी डायरेक्शन सही जा रहे हैं? देखिए, अभी हमको बहुत काम करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, ये बड़े जो आंकड़े हैं ये जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम एक आम आदमी को, एक औसत आदमी की जो औसत आय है उसको भी बढ़ाते चलें, उसको भी इस ग्रोथ में भागीदार बनाएं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी। क्या हम प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं जिससे कि आम आदमी तक इसका बेनिफिट पहुंचे? तो बहुत सारी चीजें हैं। सौम्यकांति ने कहा अभी के फॉर्मलाइजेशन हुआ है इकोनॉमी में, अभी इसकी और जरूरत है। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देना है, हमें फाइनेंशियलाइजेशन पे जोर देना है। हमारा जो रेशियो है फाइनेंस का जीडीपी से, वो केवल 52% है, जो कि बाकी इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा है। उसके अलावा हम अर्बनाइजेशन पर ध्यान दे सकते हैं। अर्बनाइजेशन से जॉब क्रिएशन होगा, और हमारी जो अर्बनाइजेशन का अगर मैं उदाहरण दूं, हमारे पास इस वक्त केवल 50 या 52 शहर ऐसे जिनमें कि 10 लाख की आबादी है। अगर हम इसे चाइना से कंपेयर करें, वहां पे करीबन 370 से भी ज्यादा ऐसे शहर हैं। तो अगर हम अर्बनाइजेशन पे काम करें, अगर हम फॉर्मलाइजेशन पे काम करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करें, और उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो कि हमने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है पिछले कुछ दशकों में, तो जैसे लेबर रिफॉर्म्स है, क्या हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर सकते हैं? क्या हम गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं, लैंड हो या और भी अलग अलग तरह के जो एसेट्स हैं, क्या हम उन्हें मोनेटाइज कर सकते हैं? क्या हम सरकार का रोल है इकोनॉमी में उसे थोड़ा कम कर सकते हैं? अगर हम एफटीएज पर ध्यान दें, फॉर एग्जांपल, हमने जैसे कि देखा कि यूएई या ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने साइन किए हैं एफटीएज। अगर हम ये चीज कर सकें एक बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ, जैसे कि यूरोजोन, ईयू या फिर यूएस, अगर हम ये कर पाए तो इससे निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर जो जॉब क्रिएशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। हमारी जो एक्सपोर्ट रेवेन्यूज है वो ग्रो करेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काफ़ी पोटेंशियल है अगले 10-15 साल में इंडिया की इकॉनमी को ग्रो करने के लिए। सौम्यकांति गुरु जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि अभी आपको क्या लगता है आज की स्थिति में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में चाइना से इंडिया बाहर जा रहा है? अभी एप्पल ने आईफोन के लिए इंडिया में सेटअप किया है, जिससे एक्सपोर्ट भी होने लगे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इंडिया चाइना से बड़ा अगर होता है आने वाले दिनों में, तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है?
नहीं, देखिए ये जो बात सच्चिदानंद जी बोला है वो एकदम सही है। ये जो काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन, उसके बाद एप्पल, ये सारे इंडिया में एक्चुअली रिलोकेट कर रहे हैं बिकॉज हमारा लास्ट 2 साल से हम कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको हम थोड़ा सा लोअर एंड में स्ट्रेंथन करें। तो इसका जो रिजल्ट्स अभी दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में अगर और 2-3 फैक्टरीज आ जाए और इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा है कि चाइना का इस क्वार्टर के ग्रोथ रेट में 1% का कम होगा, ग्लोबली जब ग्रोथ रेट आपका सारे इकोनॉमीज का 4.9% है, हमारा ग्रोथ रेट था 13.5%। तो इससे कोई तो बेसिकली इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफी कंट्रीज से 3 गुना एवरेज ज्यादा है। तो अगर ये सारे बात चलते हैं, हम रिफॉर्म्स ठीक से कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जो हम चाहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिट से वापस आए, जैसे हमने ग्लोबल क्राइसिस का पहले देखा था, आई थिंक वो हमारा सबके लिए अच्छा ही होगा। आप सभी मेहमानों का स्पॉटलाइट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।